नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 12 किस्तें सुन चुके हैं। अब 13वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। मेरे ख्याल से काफ़ी मंगवा ली जाए। सुदर्शना ने हस्बे रवायत गुफ्तगू का रुख दूसरी तरफ मोड़ना चाहा। अरे क्यों नहीं भाई, ज़रूर, ये तो मेरी ज़बरदस्त कमज़ोरी है। लेकिन ब्लैक कॉफ़ी। सलीम ने उसकी आंखों में झांक कर उसकी दिली कैफियत का अंदाज़ा लगाना चाहा, लेकिन उसका चेहरा जज्बात से आरी और बिल्कुल स्पाट था। दोनों इधर उधर की गप्पे हाँकते अब होटल से बाहर जा रहे थे। अचानक ही सुदर्शना ठिठक कर अपनी जगह रुक गई। दोनों हाल के उस दरवाजे की तरफ जा रहे थे जिससे उन्हें बाहर निकलना था। इस दरवाजे से एक लंबा तड़ंगा दरमियानी उम्र का आदमी अंदर दाखिल हो रहा था। उसकी घनी मूंछों में शायद ही कोई स्याह बाल दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी शख्सियत बहुत बहरोब और शानदार दिखाई देती थी। जय हिंद सर। उससे नजरें टकराते ही सुदर्शना ने फौजियों की तरह एड़ियां जोड़ते हुए कहा, किधर आवारागर्दी हो रही है भाई। नौवर्द उससे बड़ा बेतकल्लिफ दिखाई देता था। सर, ये मेरे फ्रेंड है मिस्टर राजकुमार, और आप कर्नल जोशी मेरे सर। उसने दोनों का तारुफ करवाया। सलीम ने दोनों हाथ जोड़कर उसे जय हिंद किया था और दूसरे हिले में उसे समझ आ गई थी कि इस शख्स की शक्ल उसे क्यों जानी पहचानी लग रही थी। मुमकिन है इसका नाम कर्नल जोशी ही हो, लेकिन उसके मुल्क की इंटेलिजेंस की फाइलों में उसका नाम कर्नल भीमसेन था। इसके अलावा भी उसके 2-3 नाम थे। वो मुख्तलिफ औकात में अपने मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करता था, लेकिन कर्नल उसके नाम का हिस्सा बना रहता था। सलीम को फौरन याद आ गया कि इस शख्स की तस्वीर तो उसे उसके बास ने दर्जनों मरतबा दिखाई थी। कर्नल जोशी उसके मुल्क में तकरीबकारी करवाने वाले रा के खुसूसी विंग का इंचार्ज था। वो पाकिस्तान में तबाही फैलाने के बड़े खतरनाक मंसूबे बनाने और उन पर अमल करने का माहिर ख्याल किया जाता था और रा के मकामी पाकिस्तानी सेल का इंचार्ज था। ये बात तो पाया सबूत को पहुंच चुकी थी कि सुदर्शना का ताल्लुक रा से है, और अगर कर्नल जोशी उसका सर है तो फिर ज़रूर उसका ताल्लुक रा के खुसूसी सेल से है जो पाकिस्तान से मामलात के मुतल्लिक है। एक लम्हे के लिए तो उसका दिल जोर से धड़का। ये कर्नल जोशी ही था जिसकी तरबियत याफ्ता तकरीबकारों ने हाल ही में उसके मुल्क एक बड़े शहर के मारूफ चौराहे पर बम चलाया था, जिससे दर्जनों बेगुनाह मारे गए थे और करोड़ों का नुकसान हुआ था। चंद रोज पहले ही जब उसके बास ने 2 भारतीय नौ गिरफ्तार एजेंटों की तफ्तीश के लिए उसकी मदद हासिल की थी, तो उन्होंने ये इंकशाफ किए थे कि कर्नल जोशी ने अब तक ऐसे 15 कामयाब धमाके उसके मुल्क में किए हैं और पाकिस्तान की एक बड़ी मजहबी जमात के सरबराह को धमाका करके हलाक करने का भी वही जिम्मेदार था। बाद में राह ने उस धमाका के डांडे एक और फिरके से मिलाकर उसके मुल्क में अच्छे खासे मजहबी फसादात की बुनियाद रखती थी। कर्नल जोशी इन बदबख्त पाकिस्तानी नौजवानों को चिनेरा अपने जाल में फंसा कर गद्दारी पर आमादा कर लिया करती थी, तरबियत दिया करता था। उसके शैतानी मंसूबे के तहत किए जाने वाले हालिया धमाके में तो एक स्कूल के दर्जनों बच्चे भी हलाक और जख्मी हुए थे। उसके तरबियत याफ्ता दरिंदों ने ऐन उस मरहले पर धमाका किया था जब उस स्कूल के बच्चों को छुट्टी हुई थी। ऐसे ही 2 मासूम बच्चों की लाशें देखकर उसने दिल ही दिल में कसम खाई थी कि वो इस वाक़या के जिम्मेदारों को ऐसे खतरनाक अंजाम तक पहुंचाएगा जिसका वो तसव्वुर भी न कर सकें। कर्नल जोशी की तस्वीर उसके अफसरान ने गिरफ्तार होने वाले मुख्तलिफ एजेंटों से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर स्केच की थी और उसे ये देखकर हैरानी हो रही थी कि उसके अफसरान के तैयार करदा स्केच और कर्नल जोशी की शक्ल में कितनी मुताबिकत थी। हेलो, कर्नल जोशी ने उस पर सरसरी सी नजर दौड़ाई और ओके यंग लेडी कहकर सुदर्शना के गाल की चुटकी ली और आगे बढ़ गया। भाई, बड़ा जबरदस्त सर तुम्हारा, उसने बेतकल्फी से सुदर्शना से कहा। राजकुमार, कर्नल जोशी बड़ा ग्रेट आदमी है, बहुत बहादुर और शानदार। अरे इसके कारनामे आपको सुनाऊंगी तो हैरान रह जाओगे, सुदर्शना ने अपना गाल सुलाते हुए कहा। एक तो अभी बड़ा शानदार कारनामा अंजाम दिया है कर्नल साहब ने, उसने सुदर्शना के गाल की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हाय राजकुमार जी, ये तो कोई बात ही नहीं। मेरे ग्रुप में 10 लड़कियां इनकी शागिर्द हैं और इनमें से हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो कर्नल के साथ कम अज कम एक रात जरूर गुजारें। उसने जवाबी वार किया। बाय द वे, अब तक कितनी खुश नसीब लड़कियां ये सआदत हासिल कर सकी हैं? सलीम ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। सिर्फ 3। सुदर्शना ने हाथ की उंगलियों से इशारा किया। बाकी तो कौन है हजूर? उसने बेतकल्फी से सुदर्शना की तरफ देखते हुए कहा। बस जल गए ना? अरे बाबा, इन तीनों में मेरा नाम शामिल नहीं।
हाय हमारी ऐसी किस्मत कहा। उसने आखिरी फिक्रा ठंडी सांस लेकर कहा और दोनों बेसाख्ता हंस दिए। रात वो देर गए घर पहुंचे, लेकिन किसी को इनके देर से आने पर कोई ऐतराज नहीं था। लाला द्वारका दास और उनकी पत्नी ने उनकी आमद पर बड़ी खुशी का इजहार किया था और उम्मीद जाहिर की थी कि दोनों का वक्त बड़ा अच्छा कटा होगा। कैसा लगा हमारा शहर? जानकी देवी ने पूछा। अरे मौसी जी, देहली और देहली वाले दोनों का जवाब नहीं। सलीम ने मुस्कुराते हुए सुदर्शना की तरफ देखकर कहा, हाँ जी ये तो है। सुदर्शना ने फिल बदीहा जवाब दिया। राहुल की वापसी उनकी आमद के बाद हुई थी। उसके कुछ कहने से पहले ही सुदर्शना ने उस पर चढ़ाई कर दी थी कि वो कनात पैलेस में उन्हें छोड़कर कहाँ भाग गया था। वो आ गई होगी ना, वो परकटी। उसने शायद राहुल की किसी दोस्त का जिक्र किया। हाँ दीदी, आखिर पुलिस वाली हो ना, अपनी लात ऊपर ही रखोगी। अच्छा भाई मैं तो चला सोने, और मम्मा प्लीज मुझे सुबह 10 बजे तक न जगाइए। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे लिए 10 घंटे की नींद लाजमी है, वरना मुझ पर पागलपन का दौरा पड़ सकता है। राहुल ये कहता हुआ अपने कमरे की तरफ चल दिया। नालायक, लाला जी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला था। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए थे। सुबह की नींद का असर था या फिर कर्नल जोशी से मुलाकात उसकी वजह थी कि वो रात गए देर तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। सुबह होने के नजदीक उसकी आंख लगी तो धमाके में हलाक होने वाले बच्चे सवालिया निशान बनकर उसके सामने आन खड़े हुए। उनके मासूम और खून में लथपथ लाशें उससे अपने कातिल को सजा देने का मुतालबा कर रहे थे। घबराहट से उसकी आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। उसके सामने वाले कमरे से घंटियां बजने की हल्की हल्की सी आवाजें उसके कानों में पड़ रही थीं, जिसका मतलब यही था कि जानकी देवी अपने काम में मसरूफ है। शायद इस घर में वो वाहिद धार्मिक औरत थी, बाकी सब लोग कदरे सेकुलर मिजाज के थे। सलीम को बाद में इल्म हुआ कि कालका माई के उत्सव पर भी वही अपनी सारी फैमिली को जबरदस्ती हर साल ले जाती थी। थोड़ी देर बाद बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद उसने बाथरूम का रुख किया और ताज़ा दम होने के बाद बाहर आ गया। जानकी देवी अपनी इबादत और सुदर्शना शायद अपनी मामूल की योगा वर्जिशों से फारिग होने के बाद बाथरूम में जा चुकी थी। गुज़िश्ता रोज की तरह आज भी उसने मकामी रवायात के मुताबिक जानकी देवी के चरण छुए थे और ड्राइंग रूम में पहले से रखे अखबार पर नजर दौड़ाने लगा। पहले ही एक सफ़े के एक कोने में उसने सिंध में किसी ट्रेन में बम धमाके की खबर पढ़ ली थी, जिसने उसका खून खोला कर रख दिया था। ये शायद कर्नल जोशी का ताज़ा कारनामा था। कर्नल, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हें मेरे वतन पर लाई एक एक तबाही का हिसाब देना होगा। हाँ कर्नल, एक एक तबाही का हिसाब। उसने दांत पीसते हुए नफरत से होंठ सुकेड़े और अखबार एक तरफ फेंक दिया। ऐनु लम्हात में लाला द्वारका दास ने इतलाही घंटी बजा दी। सलीम ने अपना चेहरा नॉर्मल करते हुए दरवाजा खोल दिया। हेलो यंग मैन, भाई अगर तुम इतनी जल्दी उठ जाने के आदी हो तो हमारे साथ सैर के लिए चला करो, लाला द्वारका दास ने उसे कहा। जरूर अंकल, आप मुझे कल से साथ ले जाया करें। मैंने कहा ना कि मैं कोई धार्मिक आदमी तो हूँ नहीं, ना ही मुझे सुबह उठकर कोई पूजा करनी होती है। उसने दोबारा सोफे पर बैठते हुए कहा, यार पूजा के लिए ये बुढ़िया जो हमने रखी हुई है वो क्या कम है? तुम किस चक्कर में पड़ गए? लाला जी ने अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया जो पूजा का थाल लिए उसी तरफ आ रही थी। वो तो खैरियत गुजरी कि उसने लाला जी की आवाज नहीं सुनी, वरना वहीं बहस शुरू हो जाती। अब वहां सुदर्शना भी आ गई थी। लाला जी अखबार पर नजरें दौड़ा रहे थे। अचानक ही वो अपनी पुत्री की तरफ मुतवज्जा हुए। भाई सुदर्शना बेटा, मुबारक हो, तुम्हारे कर्नल साहब ने एक और कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने किसी खबर पर नजर जमाते हुए अपनी बेटी को मुतवज्जा किया। कहाँ पापा? सुदर्शना ने बेचैनी से पूछा और उसके सवाल के जवाब में लाला द्वारकादास ने उसी खबर की तफसीलात पढ़नी शुरू कर दी जिसने थोड़ी देर पहले उसे जज्बाती कर दिया था। एक मर्तबा फिर उसका खून खोल उठा था, लेकिन बड़ी हिम्मत से उसने खुद को नॉर्मल किए रखा। वेल डन, ये हुई ना बात। अरे मैंने पहले ही कहा था कि अपने कर्नल साहब का जवाब नहीं। सुदर्शना ने खुशी से नारा बुलंद किया तो सलीम के बदन को जोरदार झटका लगा। भाई तुम्हारा कर्नल है बड़ा नार आदमी, इन साले मुस्लों का दिमाग यही ठीक करेगा। चले हैं कश्मीर आजाद करवाने। बेटा पहले अपने घर की खैर तो मनाओ, फिर ले लेना कश्मीर भी। उसकी बात पर बाप बेटी दोनों ने कहका बुलंद किया। दिल पर जबर करके सलीम भी बेवकूफों की तरह मुस्कुरा दिया। ए महाशय जी, जानते हो हम किसकी बात कर रहे हैं? सुदर्शना ने उसे गुफ्तगू में शामिल होने की दावत दी। किसकी? सब कुछ जानते हुए भी उसने लाइल्मी के अंदाज में कहा, कर्नल जोशी की, जिनसे आप रात मिले थे। सुदर्शना ने बड़े जोश से कहा। अच्छा, क्या कोई और छक्का मारा है उन्होंने? मेरा मतलब है 4। उसने तंजिया लहजे में मुस्कुराते हुए कहा और सुदर्शना बेइख्तियार कहका लगा कर हंस दी। फिर नॉर्मल होकर बोली, राजकुमार जी आप गलत समझे। महाराज कर्नल साहब ने छक्का जरूर मारा है, लेकिन इस तरफ नहीं बल्कि सरहद के उस पार। उन्होंने दुश्मन की एक ट्रेन धमाके से तबाह करवा दी है, उसे कश्मीर में आज़ादी की तहरीक चलाने का मजा छिकाने के लिए।
लाला द्वारका दास बाथरूम की तरफ चले गए थे और वो सोफे पर उसके साथ आकर बैठ गई थी। राजकुमार जी, मैंने आपको सब कुछ कहाँ बताया है। ये जो आपकी दासी है ना, श्रीमती सुदर्शना देवी, ये कोई मामूली लड़की नहीं, भारत की सबसे बड़ी और मायानाज इंटेलिजेंस एजेंसी रा में इंस्पेक्टर है